नमस्कार, स्वागत है आपका पंचतंत्र में। मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। पंचतंत्र में आज बात होगी राजस्थान की भजनलाल सरकार की उस कोशिश की जिसके तहत राजस्थान में औद्योगिक विकास की गति को बढ़ाने के लिए सरकार कवायद कर रही है। राइजिंग राजस्थान नाम से समिट 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होगी। खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उन्होंने निर्देश दिया है कि समिट की तैयारियां तेज की जाए और वॉर रूम स्थापित किया जाए। रोड शो के माध्यम से निवेशकों को आकर्षित किया जाए। सार्वजनिक क्षेत्र में भी निवेशकों को आमंत्रित किया जाए जिससे प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो सके। ऐसे में आज चर्चा करेंगे इसी मुद्दे पर कि इस राइजिंग राजस्थान समिट से क्या वाकई में राजस्थान की तस्वीर बदल पाएगी। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं पौरुष भारद्वाज जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। साथ में हमारे साथ जुड़ चुके हैं अटल खंडेलवाल जी, जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अटल खंडेलवाल जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, चूंकि सरकार राजस्थान में बीजेपी की है। राजस्थान की सरकार को एक साल भी अभी आए हुए नहीं हुआ है। बीच में काफी वक्त जो है वो उसमें भी निकला, आचार संहिता के अंदर भी लोकसभा चुनाव की। ऐसे में सरकार अब कोशिश कर रही है कि औद्योगिक जो निवेश है वो राजस्थान के अंदर बढ़े, तस्वीर बदले, राजस्थान की सूरत बदले। आपको लगता है वाकई में सरकार का ये जो कदम है राइजिंग राजस्थान के तहत जो दिसंबर में आयोजित होगा, इसका असर देखने को मिलेगा? बिल्कुल दीपक जी, देखिए जैसा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि विकसित राजस्थान, जैसे विकसित भारत का सपना देखा है वैसे विकसित राजस्थान का भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कठोरता से लिया है इस सब्जेक्ट को। और आज का अगर आप कोई भी पत्रिका पढ़ेंगे तो उसमें अजीम प्रेम जी ने जो अपना प्लांट का उद्घाटन किया उसमें उन्होंने बड़ा स्पष्ट किया, दो बातें स्पष्ट रूप से रखी कि जो हाइड्रोलिक प्लांट के लिए जो उपयुक्त माहौल है उत्तरी भारत में सबसे अच्छा राजस्थान में है। और राजस्थान की सरकार ने जो सहूलियत हो सकती है वो सब सहयोग किया। तो एक ऐसा एंटरप्रेन्योर जो कि आईटी और बहुत सारे उद्योग धंधों में बहुत बढ़िया उद्योगपति के रूप में जाना जाते हैं देश विदेश में, उनके ये वर्ड्स हैं। और देखिए फिर विकसित भारत हम लोगों का ये कि भी 15 लाख करोड़ का जो रेवेन्यू है, जो राजस्थान का औद्योगिक रेवेन्यू है, उसको 30 लाख करोड़ करने की हमारी योजनाएं हैं। उसके लिए क्या चाहिए? निवेश चाहिए। निवेश कब होता है किसी स्टेट में? जहां पर पानी की उपलब्धता हो, जमीन की उपलब्धता हो, बिजली की उपलब्धता हो, इसके साथ साथ वहां क्राइम रेट कम हो, उसके साथ साथ सरकार में स्थिरता हो। ये सारी चीजें जब सुनियोजित तरीके से होती है और लास्ट एंड फाइनल की ऐसी जगह जहां पर की सरकार मददगार हो उन उद्योगपतियों की, तो वो वहां पर आकर के उन पॉलिसी क्या हो, दो काम और होने चाहिए, इजी बिजनेस और लो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट, ये दो चीजें और होनी चाहिए। तो नवाचार, हमारे मुख्यमंत्री जी ने नवाचार के लिए भी 4-5 चीजें दी। देखिए औद्योगिक नीति 2024 का किया, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी, ये बहुत शानदार चीज है। आप इसको मानिए कि अगर ये इम्प्लीमेंट होती है, देखिए आप गुजरात को देखिए, मोरबी एक जगह है और केवल टाइल ही टाइल बन रही हो, राजगढ़ एक जगह, वहां पर चदरें बनती है सीमेंट की। तो उसके कारण वहां पर टेक्निकल जो सिचुएशंस है, जो प्रोडक्ट है, वो सब एक बहुत शानदार वहां पर आपको वो दिखेगा, एक रूपता दिखेगी। जो रिसोर्स है वो कहाँ से आ रहे हैं, कहाँ पर कैसे बन रहे हैं, टेक्निक क्या चाहिए, प्लांट मशीनरी कहाँ चाहिए, उसको सुधारने वाले भी वहां पर मौजूद हो जाते हैं, एक्सपोर्ट की नीतियां भी हो जाती है और एक सभी को एक आदत सी हो जाती है, एक बहुत बढ़िया प्रोडक्ट निकल के आता है, वो न केवल देश में विदेशों में भी बहुत अच्छा सुगमता से फिट हो जाता है। तो गुजरात और यूपी जो बीजेपी शासित राज्य है, उनकी तर्ज पर आगे बढ़ने की कोशिश राजस्थान में? देखिए बात गुजरात और यूपी नहीं, हम उनसे भी बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए कांग्रेस के अंदर आपको ध्यान हो कि इनके उसके अंदर ही इन्होंने घोषणा की थी कि 162 के करीब औद्योगिक क्षेत्र हम बनाएंगे, बट 5 साल निकल गए, केवल 31 औद्योगिक क्षेत्र बनाए इन्होंने।
और 1600 के करीब भूखंड इन्होंने आवंटित किए। उसमें 31 में ही, केवल मात्र 31 में ही प्लांट शुरू हो पाया। तो ये इस तरह से जब आप काम करते हैं तो देखिए रेवेन्यू नहीं आएगी। बेसिक बात है रेवेन्यू कलेक्शन, जिस भी स्टेट का रेवेन्यू कलेक्शन अच्छा होगा वो स्टेट फिर लोगों का भी सहयोग करेगा। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी न केवल केंद्र सरकार की योजनाएं, बहुत सारी केंद्र सरकार की योजनाएं, स्टार्टअप इंडिया से लेकर के प्रधानमंत्री मित्र योजना है, मतलब कई सारी योजनाएं हैं जिस एमएसएमई को लेकर के। मतलब आपका कहना अटल जी ये है कि आपका कहना ये है कि कांग्रेस राज के भीतर जो घोषणाएं की गई थी उनको अमली जामा नहीं पहनाया गया, लेकिन आपकी सरकार, जो मौजूदा सरकार, वो अमली जामा पहनाएगी। दीपक जी 2.5%, आप खुद देख लीजिए, 2.5% यूनिट पर जब काम शुरू होगा तो रेवेन्यू क्या होगा किसी प्रदेश का, आप देखिए। जबकि यहाँ पर स्कोप बहुत बड़ा है। आप सौर ऊर्जा को लेकर के राजस्थान नंबर 1 स्टेट अभी भी है, और आने वाले टाइम में यहाँ मतलब करीब करीब 1 लाख से भी ज्यादा मेगावाट बिजली बनाई जा सकती है। ठीक है, आप आईटी को चलिए, मैं एक बार रोकूंगा आपको अटल जी, मैं रोकूंगा आपको, बहुत बढ़िया से हो सकता है। मैं एक बार रोकता हूं आपको, और पौरुष भारद्वाज जी को भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं। पौरुष जी, कुल मिलाकर आपने सुना अटल जी को, उन्होंने बहुत सारी बातें यहां पर कही है कि निवेश तब होता है, औद्योगिक निवेश तब आता है जब सरकार में स्थिरता हो, जब क्राइम रेट उस राज्य की कम हो। ये तमाम बातें उन्होंने कही है। उन्होंने आपकी सरकार की नज़ीर भी पेश कर दी, आईना भी आपको दिखाने की कोशिश कर दी कि 162 औद्योगिक क्षेत्रों की घोषणा आपने की थी, लेकिन बना कितने पाए, कितने चालू कर पाए, ये भी आपके सामने उन्होंने रख दिया आंकड़ा। लेकिन कुल मिलाकर आपकी तत्कालीन पिछली सरकार की बातों पर उन्होंने या निशाना तो साधा है सर, उन्होंने कह दिया कि सरकार में स्थिरता नहीं होती है तो दिक्कतें आती है औद्योगिक निवेश में। तो वाकई में क्या सरकार स्थिर नहीं थी आपकी? दीपक जी देखिए, मैं इस बात को कहना चाहूंगा कि मैं काफी बातें जो मैं कहना चाह रहा था उनको मेरे भाई जो बीजेपी के प्रवक्ता इन्होंने कह दी। मैं इनकी बात कोट करके कांग्रेस सरकार की खूबियों का इसमें जवाब दूंगा। परंतु अभी हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, राजस्थान राइजिंग राजस्थान समिट के बारे में, देखिए इसमें दो चीज है कि क्या होने जा रहा है और क्या होगा। तो जो होने के लिए जा रहा है, जो समिट आयोजित होने के लिए जा रहा है, तो निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने जिस प्रकार की जो समिट आयोजित कर रहे हैं, आपको ध्यान होगा कि 2022 में राजस्थान में इस तरह की जो पहल जो है वो हमारी सरकार ने, हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय अशोक गहलोत जी ने इन्वेस्ट समिट के रूप में जो है 2 दिवसीय समिट जो राजस्थान में आयोजित की थी, और उसमें जो है पूरे देश और दुनिया के उद्योगपति और व्यापारिक जगत के लोग जुटे थे। और उसकी स्थिति ये थी उस समिट की कि उस समिट के शुरू होने से पहले ही राजस्थान सरकार से विभिन्न औद्योगिक जगत के लोगों ने 10.44 लाख करोड़ रुपए के ओएमयू जो है वो साइन कर लिए थे। उसमें देखिए टाटा पावर जो थी उसने प्रदेश भर में 10,000 जो है चार्जिंग स्टेशन लगाने की। एक मिनट, एक छोटा सा सवाल पूछ लूं क्या मैं, यदि आपकी इजाजत हो तो पूछ लूं? जी जी। आप उसी समिट की बात कर रहे हैं कि जिसमें अडानी जी भी पहुंचे थे यहाँ पर उदयपुर में, स्टेडियम का एमओयू किया था, वही अडानी जिनके ऊपर, जिनको आज आप गालियां दे रहे हैं, अडानी जी, वही अडानी जिनको गालियां आप दे रहे हैं, वो अडानी भी आए थे क्या? 66,000 करोड़ का इन्होंने एमओयू भी था। देखिए मुझे लगता है कि अटल जी के बारे में मैं नहीं बोला, फिर अटल जी मुझे सुनने हैं आप एक बार, और इनके भी मुझे सवाल का जवाब देना है, दीपक जी के सवाल का भी। निश्चित तौर पे देखिए वो जो समिट थी उसके अंदर जो है वो टाटा पावर जो थी उसने 10,000 चार्जिंग स्टेशन लगाने की बात कही थी, और उसके अलावा उसने बिजली उत्पादन के क्षेत्र में भी जो है 5,000 मेगावाट के लक्ष्य को निर्धारित करते हुए जो है राजस्थान में जो है अपना राजस्थान में उन्होंने इन्वेस्ट करने की बात की थी। वेदांता रिसोर्सेज जो है उसके जो मुख्यतः अनिल अग्रवाल जी, उन्होंने राजस्थान में सेमीकंडक्टर चिप की लगाने की बात कही थी, और उसका काम मुझे लग रहा है जहां तक चल भी रहा है। अब हम गौतम अडानी जी वाले मामले में बात कर लेते हैं। गौतम अडानी जी ने निश्चित तौर पर राजस्थान में सोलर प्लांट का काम शुरू किया था, और सीमेंट उत्पादन में भी उन्होंने राजस्थान में निवेश किया था। अब सवाल ये होता है दीपक जी कि एक व्यक्ति राजस्थान में क्या बल्कि पूरे भारत की जो व्यवस्था है, हमारी सरकारों की व्यवस्था होती है, हम लोग एक ओपन बिड जो है वो हर व्यक्ति के लिए और हर कंपनी के लिए हम लोग खोलते हैं, और उसके एक नियम भी होते हैं, तय नियम होते हैं। परंतु देखिए एक तो कोई व्यक्ति स्वस्थ स्पर्धा में पास होकर के कोई व्यक्ति सामने आता है, और एक आप किसी को स्पर्धा में आगे लाने के लिए आप उसमें नियमों में संशोधन कर देते हैं। तो हमारा जो भारतीय जनता पार्टी के अडानी जी से जिस रिलेशनशिप पे जो आपत्ति रही है वो इस बात पर रही है कि उन्होंने अडानी जी को
जयपुर का एयरपोर्ट सौंपा, आपको पता है जो जो एयरपोर्ट सौंपे उस समय नियमों में कितने बड़े संशोधन किए गए, जबकि हमारे द्वारा जो अडानी जी को राजस्थान में जमीन दी गई उस मामले में आप उससे पिछली बार के किसी भी बिड को उठा करके देख लीजिए, नियमों में कहीं कोई किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया गया। राजस्थान में जो अडानी जी है वो निश्चित तौर पे एक स्वस्थ स्पर्धा के तहत आए, और स्वस्थ स्पर्धा के तहत यदि और भी पूरे देश में कहीं पर अडानी जी आते हैं या और कोई भी आता है तो उसका हम स्वागत करते हैं। देखिए मैं बात कहना चाहूंगा कि क्या देखिए एक मिनट का टाइम अटल जी प्लीज आपकी बारी में मैं दूसरी बात ये कहना चाहूंगा कि देखिए ये कह रहे थे कि औद्योगिक क्षेत्र की, इसी समिट के अंदर जो है मुख्यमंत्री जी ने 25 औद्योगिक क्षेत्र जो है लॉन्च किए थे, जिसमें अलग अलग निवेशकों को 5,648 प्लॉट तो उसी समिट में जो है वो उनका पट्टा वहां पे जारी कर दिया गया था। फिनटेक पार्क जयपुर में लॉन्च किया गया था, जिसमें लॉन्च क्या किया गया था, उसको प्रस्तावित था बनना, जिसके लिए सरकार ने तत्कालीन 223 करोड़ रुपए के बजट की सैंक्शन उसी समय जारी कर दी थी। अब हम देखिए बात करना चाह रहे हैं कि भाई अटल जी अभी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि भाई हम ऐसा करने जा रहे हैं, निश्चित तौर पे आप ऐसा करने के लिए जा रहे हैं, अच्छी बात है। प्रदेश में यदि प्रदेश की आर्थिक विकास के दर में कुछ वृद्धि होती है तो निश्चित तौर पे हम भी सकारात्मक विपक्ष नाते उस चीज का स्वागत करेंगे। परंतु आपने उसके लिए जो तर्क दिए कि भाई ना उसके लिए प्रदेश का जो है वो स्थायित्व होना चाहिए, प्रदेश की क्राइम रेट कम होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। अटल जी आपको स्थिति पता है, राजस्थान में क्राइम जब से सरकार बनी है आपकी, जब राजस्थान में एवरेज में 12 से 15 अपराध रोज के घटित हो रहे हैं। महिला अपराधों पर आप लोग बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, आज स्थिति हो गई कि छोटी बच्ची से लेकर के किसी बड़ी बुजुर्ग महिला तक आपके राज्य में सुरक्षित नहीं है। और हमारे में और आप में फर्क होता था कि हम कम से कम एफआईआर तो दर्ज करवाते थे, हम कम से कम जांच तो करवाते थे। कन्विक्शन रेट के मामले में पूरे भारत के अंदर राजस्थान पहला राज्य था कि जिसने महिला अपराधों में सबसे टॉप की 48% लेकर कन्विक्शन रेट थी। आपके यहाँ तो अधिकारियों को धमकाया जाता है कि भैया ये कोई खबर अखबारों में नहीं आ जानी चाहिए, खबर मीडिया चैनलों पे नहीं आ जानी चाहिए। दीपक जी मैं आपसे एक बात का जिक्र करना चाहूंगा, ये अभी क्राइम पे बात कर रहे थे। 15 अगस्त को राजस्थान के चूरू जिले के अंदर एक मेडिकल कॉलेज एक अस्पताल के अंदर एक अस्पताल में रेप हो जाता है। सुनो, एक अस्पताल में एक स्टूडेंट के साथ रेप हो जाता है, एक स्टूडेंट के साथ रेप होता है, रेप करने वाला नर्सिंग अधिकारी होता है, वो बच्ची आत्महत्या कर लेती है और वो अभी भी आईसीयू में भर्ती है। आप लोगों ने, आपकी पुलिस ने आज तक उसको गिरफ्तार नहीं किया और आपने उस खबर को दबाने का आपकी सरकार के लेवल में प्रयास हुआ। आज हम लोग पश्चिम बंगाल में बैठकर राजस्थान में बात कर रहे हैं, पर हम राजस्थान के सरदार शहर पर पे कहीं पर भी हम लोगों ने चर्चा नहीं करी। अटल जी ये आपकी सरकार की पॉलिसी है कि आप लोग जो है सामने नहीं आने देते आंकड़ों को। दूसरी बात देखिए, आपने बात कही कि साहब हमारे मुख्यमंत्री जी बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने समझौते करने के लिए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने तो यमुना जल समझौता भी किया था, मुख्यमंत्री जी ने तो ईआरसीपी भी समझौता किया था, आपने यमुना जल समझौते किया। हरियाणा के ये विषय से भटकने वाली बात हो जाएगी। एक बार एक करके अटल जी को जवाब देना चाह रहे हैं, फिर मैं आगे की बात बढ़ाऊंगा। देखिए ऐसा है, इनसे पूछिए कि इन्होंने 5,000 प्लॉट, अपन औद्योगिकरण पे ही बात कर रहे हैं, बाकी की तो देखिए बात है ना बहुत सारी लंबी चौड़ी हो जाएगी दीपक जी। औद्योगिकरण में 5,000 प्लॉट इन्होंने तुरंत दे दिए थे। फिनटेक पार्क, आपको ध्यान है, फिनटेक पार्क ही इन्होंने बोला कि हमने फिनटेक पार्क आता और उसके सारे भूखंड दे दिए। इनसे पूछो फिनटेक पार्क पे एक भी फैक्ट्री लगी क्या? फिनटेक पार्क पे और 5,000 प्लॉट में कितनी फैक्ट्रियां लगी? कितना औद्योगिकरण, कोई आया क्या निवेश? 10 लाख ये कह रहे हैं, 10,44,000 करोड़ के इन्होंने वो एमओयू किए। इंप्लीमेंट कितना हुआ मैं बताता हूं ना आपको, मैं बताता हूं सच्चाई। 31 कंपनियों ने यहाँ अपने प्लांट लगाए। ये 5,000 कह रहे हैं ना, वास्तव में इनको भी थोड़ा नहीं पता। ये 1,600 और 63 भूखंड सरकारी आप लोग मुझे जवाबबंदी कर देनी है। 2.5% 5,000 तो अरे क्या उपलब्ध है क्या नहीं है आप देख लो ना, रेवेन्यू भी बता दो कि रेवेन्यू कितनी आई। 31 प्लांट आपके लगे। और रही बात अडानी जी की, अब आप देखिए इनकी दोहरी नीति। रेवंती रेड्डी साहब तेलंगाना के, वो एक तरफ तो अडानी साहब को टॉपमेट में मिलते हैं और उन्हें इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहते हैं, और दूसरी तरफ उनका विरोध करने के लिए वो ईडी के वहां पर झंडा लेके खड़े हो जाते हैं ईडी का। ऐसे ही राजस्थान के अंदर कांग्रेस राज में आपने बोला ना, इन्होंने टाटा तो बोला, अडानी बोलते हुए इनकी जबान हलकने लग गई। अरे एक बात बताइए दीपक जी, जिस व्यक्ति को ब्लैक लिस्टेड कर दो आप, और आप कह देते हो कि ये ब्लैक लिस्टेड है साहब,
तो वो कैसे किसी जगह किसी क्षेत्र में आकर के बिड कर सकता है? नहीं कर सकता। अब ये कहते थे हमारी पॉलिसियां बहुत, उस पॉलिसी के अंतर्गत वो आ जाते हैं, इसलिए हमारे यहाँ कर सकते हैं। ये सब लोग इस तरह के बहाने नहीं सुनेंगे। चोर होता है ना, वो हर जगह चोर होता है, उसके अंदर कोई तरीका नहीं होता है कि भी चोर की ये तो तरीके से वो चोर माना जाएगा, ये तरीके से नहीं माना जाएगा। अगर कहीं पर किसी ने अपराध किया है तो वो व्यक्ति को शामिल ही क्यों होने दिया जाता है? आपके हर स्टेट से, हिमाचल में, तेलंगाना में, राजस्थान में, एक तरफ आप कॉपरेट करते हो उनको, दूसरी तरफ गालियां देते हो। केवल जनता को गुमराह करने की एक तरीके से छल नीति है, और कोई भी इनकी अरे भाई 20,000 करोड़ रुपए कहाँ से आए ये तो बता दो। आप नंबर 1 स्टेट है, ये तो बता दो। अडानी कंपनियों में महिला बलात्कार के अंदर डेटा विश्व स्तरीय कमी आई है। तो ये ऐसा नहीं है, आप ऐसे समझो, प्रयास करोगे तो जाकर के रेवेन्यू आएगा, रेवेन्यू आएगा तो जनता का भला होगा। तो हमारा प्रयास है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन योजना, विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री जिससे कौशल प्रदान करे, कौशल योजना, स्टार्टअप, एमएसएमई में आप रोजगार दीजिए, डिजिटल इंडिया, ये सारे के सारे जब आप इस तरीके से लोगों को आह्वानित करते हैं और उन युवाओं को और जो उद्योगपति है उनका मान सम्मान रखते हो ना, तब जाकर के, ये नहीं कि हिडनबर्ग में कांग्रेस और इनके लोग पैसा लगाते हैं और एक शॉर्ट टर्म जवाब तो दे दो। संसद में ठीक है, एक बार अटल जी, मैं एक बार रोकूंगा, अटल जी एक बार रोकूंगा आपको, अटल जी एक बार रुकिए। मंजर देके बनाते हैं हमारी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रही है भारत देश की सहयोगी कांग्रेस है, सोचना चाहिए। हिडनबर्ग कांग्रेस। चलिए एक बार देखिए, एक बार रुकिए, एक बार रुकिए। का गठित करने के लिए जा रहे हो आपके वरुण जी और अटल जी, वरुण जी अटल जी एक बार रोकूंगा आपको। सर देखिए ऐसे आवाज, जो कि किसी भी देश की रिपोर्ट के बाद सुनिए अटल जी और वरुण जी, मेरा आप दोनों से निवेदन है, एक बार रुकिए यहाँ पर, मेरा सवाल देखिए सर, सुनिए 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 अटल जी और वरुण जी, वरुण जी एक बार रुकिए। आप लोगों के पास जवाब नहीं है। आप लोगों की पोल के चिट्ठे पूरी दुनिया के अखबार छाप रहे हैं, दुनिया में। अटल जी वरुण जी, मेरा निवेदन है, एक बार आपसे रुकिए, इंडिया में एक एक करके। हिडनबर्ग पे आपके पास जवाब वरुण जी, हिडनबर्ग लगातार बोल रहा है। जब हिडनबर्ग में पहली बार सुनिए सुनिए सुनिए, अरे मेरा आप दोनों से निवेदन है, पानी पी लीजिए आप। वरुण जी, वरुण जी, वरुण जी, जब हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट आई, हिडनबर्ग की दूसरी रिपोर्ट के बाद जेपीसी की जांच करो। वरुण जी, अरे देश का खाने वालों जेपीसी में क्या दिक्कत है? मेरी बात वरुण जी, अटल जी और वरुण जी मेरी सुनिए, वरुण जी मेरा आपसे एक सवाल ही है, वरुण जी, वरुण जी, कांग्रेस के राज में, कांग्रेस के सरकार के ऊपर कोई भी आरोप लगा, किसी मंत्री ने कोई आरोप लगा, हमने कांग्रेस के राज में किसी जेपीसी का गठन हुआ, दीपक जी जानते हैं कांग्रेस के राज में कितनी जेपीसी बनी। हमारी सरकार में। वरुण जी और अटल जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो पाएगी, ना तो हम बुनियादी सवाल जो पूछना चाहते हैं वो उठा पाएंगे। वरुण जी मेरा सवाल ये है, चलिए ठीक है, पूरा छोड़ दीजिए सब बातें, आपने अडानी जी को बुला लिया, एमओयू साइन कर लिया आपके राज में, सब चीज़ें छोड़ दीजिए आप, ठीक है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट की बात भी छोड़ देते हैं। मुझे ये बताइए, राजस्थान की सरकार, भजनलाल सरकार जो अब कोशिश कर रही है, कवायद कर रही है राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिए, जो निवेश की बात कर रही है, निवेश जो करवाना चाहती है, इसका स्वागत करती है कांग्रेस पार्टी?
देखिए दीपक जी, निश्चित तौर पर राज्य का यदि किसी भी क्षेत्र में विकास होता है, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो चाहे और कोई मामला हो, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी इस चीज का स्वागत करेगी। परंतु देखिए, जो सरकार की मंशा है और जो सरकार की कार्यक्षमता है और जो सरकार की कार्यशैली है और खास करके पार्टी की जो है, उसको भी हमें दृष्टिगत रखना होगा। आज ये लोग बात कर रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, इनकी तो राजस्थान में इतनी फूट बची पड़ी है। हम देखते हैं कि इनकी सरकार की कोई मंत्री इस्तीफे देकर रूस के जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी का क्या बयान आता है कल जब इनके प्रभारी जब राजस्थान में पधारे। देखिए, अरे सुनिए, देखिए अटल जी इनकी पूरी बात, अटल जी वापस आऊंगा मैं आपके पास। अटल जी सुनिए, अटल जी एक बार सुनिए, अटल जी बचाने में लगी रहती है। अरे ठीक है, पौरू जी, इनकी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री आते हैं और जब बड़ी संख्या में विधायक बहिष्कार करते हैं, बड़ी संख्या में पदाधिकारी उनका बहिष्कार करते हैं, तो वो मैसेज देते हैं कि ये सरकार जो है सरकार है। अरे सुनिए, एक मिनट अटल जी एक बार रुकिए, अटल जी राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के विधायक और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने करी है। अटल जी सरकार की करती है। अरे अटल जी, पौरू जी देखिए, इस तरीके से बहस नहीं हो सकती। समझौते मेरा आप दोनों से निवेदन है, पौरू जी रिपोर्ट अब तक पेश क्यों नहीं करी? यमुना जल समझौते में आपने ओएमयू किया था, आपने उसकी कंडीशन से जो है। पौरू जी आप देखिए, पौरू जी आप सवाल से भटक रहे हैं, पौरू जी आप सवाल से भटक रहे हैं, पौरू जी आप सवाल से भटक रहे हैं। सुनिए, क्यों नहीं किया? आप सवाल तो सुनिए। आपने आरसीपी पे समझौता किया, जवाब क्यों नहीं देते आप लोग? ये एक तरफा बात है, एक तरफा बातें चल रही है। मेरी बात सुनिए पौरू जी, मेरा सवाल आपसे, पौरू जी मेरा, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कह दी इस बात को। आपने यमुना जल समझौते की बात की, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि भैया 24,000 क्यूसेक का पानी। अरे पौरू जी, आप सवाल का जवाब दे दीजिए, काम चलेगा दूसरी बातों पे। उपभोग करने की क्षमता हरियाणा की आज भी नहीं है 2,000 उपभोग करने के लिए। अटल जी मेरा सवाल पूछ लेने दीजिए। अटल जी रुकिए, अटल जी मैं रोकूंगा आपको। बाहर जाकर के जब उसकी क्षमता विकसित हो जाएगी तो आपको दान का पानी मिलेगा, दान का पानी, आपको दान का पानी मिलेगा। आपने राज्य की जनता को गुमराह किया, आपने खुद की सरकार के साथ। चलिए ठीक है, नहीं करवा पाए। अटल जी एक बार रुकिए। ये सिर्फ राजस्थान। पौरू जी मेरा सवाल आपसे, पौरू जी मेरा सवाल आपसे ये है, पौरू भारद्वाज जी देखिए, इस तरीके से चर्चा नहीं हो सकती है। मेरा सवाल आपसे ये है, मेरा सवाल ये सुन लीजिए। आपने पौरू भारद्वाज जी ये कहा कि यहाँ पे मंत्रियों में फूट पड़ी है, सरकार में फूट है, मंत्री इस्तीफा दे रहे हैं, स्वीकार नहीं हो रहा है, जो भी बातें, चलिए ठीक है। लेकिन सर अब आप फिर पुरानी बातों को कुरेदने की बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार के काबीना मंत्री ने इस्तीफा दिया, ये उनकी पार्टी पर डिपेंड करता है, वो इस्तीफा स्वीकार करते नहीं करते। ये कौन सा 18-19 एमएलए को लेकर मानेसर जाकर बैठ गए थे सर? नहीं देखिए दीपक जी, मैं इस बात को कहना चाह रहा हूं, सितंबर को इनके सारे विधायकों ने और आप एक मिनट अटल जी एक मिनट रोकूंगा, अटल जी आपको रोकूंगा, अटल जी एक मिनट, अटल जी आप लोगों के सीधे तौर पे जो चाणक्य उसे क्यों लगा लिया, क्या निकाल लिया मुझे बताओ। आप लोग जो मुख्यमंत्री थे उनकी सरकारें आपने गिरा दी। हमारे राजस्थान में शेर था हमारे मुख्यमंत्री। अरे आप कौन सी बातों पे अटक रहे हैं? देखिए फिर वही बात आ गई। आप लोगों को ये शर्म नहीं आता? कोरोना चल रहा था, एकदम आपके प्रधानमंत्री का मुंह में राम बगल में छुरी क्या होती है वो बताता हूँ। मुंह में राम बगल में छुरी क्या होती है वो बताता हूँ आपको। मुख्यमंत्री की बैठक में प्रधानमंत्री जी राजस्थान के भीलवाड़ा मॉडल की, राजस्थान के रामनगर मॉडल की तारीफ करते हैं और अन्य मुख्यमंत्रियों को कहते हैं कि अशोक गहलोत से शिक्षा लो, और उसके बाद में जो है पीछे से राजस्थान सरकार को गिराने की साजिश शुरू हो जाती है। राजस्थान सरकार का जीएसटी के सिक्के जो पुनर्वर्ण राशि है, आपको पता है एक समय ऐसा था राजस्थान का 76,000 करोड़ रुपए राजस्थान का बाकी था, और हमने उसी स्थिति में सरकार का क्या बताई, इनके कथित चाणक्य की हमने हवा निकाली, इनके कथित शेर की हमने हवा निकाली। हमारा मुख्यमंत्री शेर था, जो उसके बावजूद इनके द्वारा लगातार हमारी सरकार को मदद किया गया। उसके बाद जनता को, हमने राजस्थान की जनता को राहत भी प्रदान करी, हमने कोरोना से भी लड़ाई लड़ी, और हमने राजस्थान को औद्योगिक विकास की दृष्टि से, आर्थिक विकास की दृष्टि से, हर प्रकार की दृष्टि से हमने राजस्थान को अब देश के अग्रणी राज्यों में ले जाकर मदद किया। आप लोगों की स्थिति क्या हो गई? आप लोग तो अपराध बढ़ाते थे। आपके राज्य में तो 2 साल की बच्ची से लेकर 7 साल की सुरक्षित नहीं है। चलिए देखिए सर, देखिए आज की जो चर्चा है ना, वो विषय से भटक रही है। आपके प्रभारी जी कल आज की ध्यान है ना आपको? अरे कौन से प्रभारी की बात करें पौरू जी? आप सुनिए, पौरू जी छोड़ दीजिए, उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है। पौरू जी उनकी पार्टी की अंदरूनी बात है, वही प्रभारी, वही अभी आप पर्यवेक्षक की बात करेंगे। अरे सुनिए एक बार,
अटल जी एक बार रुकिए आप, अटल जी एक बार रुकिए, अटल जी एक बार रुकिए। पौरू जी, आप उनकी पार्टी की तरफ जा रहे हैं, आप उनके प्रभारी की तरफ जा रहे हैं, वो आपके अभी पर्यवेक्षक की तरफ चले जाएंगे। क्या आपके पर्यवेक्षक कौन है? यहाँ पर मीटिंग बुलाई थी विधायक दल की और उसके बाद में शांति धारीवाल के घर पर समानांतर बैठक हो गई। कि क्या पुरानी बातों पे जा रहे हैं सर? आप तो उनसे आगे निकले हुए थे, तो छोड़ दीजिए उन सब बातों को, पुरानी बातें पूरी देंगे, घाव ज्यादा वो हो जाएंगे, नमक छिड़का जाएगा उन पर। मुझे ये बता दीजिए, आप तो ये बता दीजिए इन सब चीजों पर क्या आपको क्या लगता है, क्यों दिक्कत आएगी? ये तमाम जो सरकार कोशिश कर रही है, क्यों सफल नहीं हो सकता राइजिंग राजस्थान? नहीं, राइजिंग राजस्थान सफल हो, हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है, परंतु देखिए जो पुराने अनुभव रहे, आप देखिए, आपको ध्यान होगा दीपक जी कि हमारे जयपुर में अजमेर रोड पे एक बहुत बड़ा क्षेत्र था, औद्योगिक क्षेत्र था, जिसमें 1100 गांवों की जमीन भारतीय जनता पार्टी की पिछली वसुंधरा जी की सरकार ने अवाप्त करी। वहां पे कई किसानों की स्थिति थी जिनकी जमीनें जबरदस्ती अवाप्त की गई और सेज का नाम दिया गया कि साहब हम यहाँ पर विश्व स्तरीय कंपनी लेकर के आएंगे। उसको जमीन को बहुत ही सस्ती दरों पे अवाप्त कर करके अपने चहेते लोगों को नाम मात्र के दर पे बांट दिया गया। अरे तो यहाँ जमीन अवाप्त नहीं हो रही। वसुंधरा जी की दूसरी सरकार कार्यकाल पूरा हो गया, अशोक गहलोत जी की सरकार का हो गया। क्या आपका देश सफल है? इस बात का जवाब दीजिए। देश सफल है क्या आपका? देश गुलाम बना हुआ है, देश गुलाम को शेर की स्थिति बताइए। यहाँ पर पहले आपने देश में लगेगा चाहिए, देश को डेवलप कीजिए, आप उसके बाद में बात कीजिएगा। सरकार का प्रोजेक्ट है ना, उसको शुरू कर दीजिए, उसको तो 100% चालू करवा दीजिए। चलिए ठीक है पौरू जी ठीक है, हो गई, सुन ली मैंने आपकी बात। अटल जी आपकी आखिरी टिप्पणी, अटल जी आपकी आखिरी टिप्पणी, अटल जी आपकी आखिरी टिप्पणी। देखिए, जो राइजिंग राजस्थान है वो उसके अंदर बहुत बढ़िया निवेश आएंगे। लोग जितने भी औद्योगिक लोग हैं वो राजस्थान को बहुत सहजता से ले रहे हैं। हमारी भी कोशिश है कि सरकार इन उद्योगपतियों को जितना इजी टू बिजनेस हो और लो कट प्रोडक्शन के लिए जो सहूलियत चाहिएगी वो हम देंगे। और हमारी आशा है हम बहुत सारा निवेश राजस्थान में लाएंगे और राजस्थान 15 लाख करोड़ से 30 लाख करोड़ की अवस्था में आएगा रेवेन्यू के मैटर। पौरू जी 30 सेकंड में कुछ बोलना चाहेंगे आप? तार्किक बात देखिए, मैं तो इसी बात को कहना चाहूंगा, मैं तो इसी बात को कहना चाहूंगा दीपक जी कि सरकार की जो प्लानिंग है यदि वो सफल होती है तो निश्चित तौर पे कांग्रेस पार्टी उस चीज का स्वागत करेगी। परंतु सरकार की मंशा और सरकार की कार्यक्षमता दोनों जो पिछले समय से जो इनकी जो योजनाएं रही, भारतीय जनता पार्टी की योजना रही, चाहे इस ये वर्तमान सरकार की हम लोग बात करें, तो इसमें निश्चित तौर पे संचय है। और राजस्थान की जो भारतीय जनता पार्टी है वो अपनी फूट को दबाने के लिए जनता के सामने जो नए नए शगुफे छोड़ते हैं, मुझे लगता है कि ये चीज है। उसमें अगर हम 1 साल बाद में 2 साल बाद डिबेट करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। चलिए मैं वापस बुलाऊंगा आपको पौरू जी, 1 से 2 साल बाद वापस बुलाएंगे, सब कुछ ठीक रहा तो वापस मुलाकात होगी हमारी। बहुत शुक्रिया आपका पौरू भारद्वाज जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता, साथ में अटल खंडेलवाल जी बीजेपी के प्रवक्ता, आपका भी बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर देखिए, राजस्थान में राइजिंग राजस्थान समिट का आयोजन होने जा रहा है 9 से 11 दिसंबर तक। देखना होगा कि इससे आखिर कितनी सूरत राजस्थान की बदलती है। हालांकि आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आज भी जारी है, कल भी जारी रहेगा, क्योंकि सियासत है। फिलहाल पंचतंत्र में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।